अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन्स की 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्कीन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्कीन्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा एल्कीन्स का। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग जो है जब हम फंक्शनल ग्रुप्स को या हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो में एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन होगा। तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं वो एक तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी इनके जो कंपाउंड्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होगा, इसलिए हम इनको एल्कीन्स बोलते हैं। इनका एक और नाम होता है, जैसे कि एल्केन्स का पैराफिन नाम होता था, वैसे ही इनका नाम होता है ओलेफिन्स। ये ओलेफिन्स इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स को दूसरा नाम ओलेफिन्स दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, एक जनरल एल्कीन मान लेते तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ वगैरह की बात करें या बॉन्ड एंगल्स की, तो ध्यान दीजिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर्स की होती है। ठीक है, सिमिलरली ये तो दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा या हाइड्रोजन से, तो वहाँ पर हमको जो लेंथ मिलती है वो 110 पिकोमीटर्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो जनरली जो है अगर हम इथीन का एग्जाम्पल लें, यानी इसका जो सबसे पहला मेंबर है उसको हम बोलते हैं इथीन। इथीन का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमको बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है 116.6 डिग्री का, और यहाँ पर हमको बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है 121.7 डिग्रीज का। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में यानी यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो अगर हमको सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहाँ पर जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है 348 किलो जूल पर मोल। ये सारे डेटाज आपको लर्न कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि इनसे MCQs यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा 251 किलो जूल पर मोल। मतलब जो ये पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको 251 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में उसको हमको ब्रेक डाउन करना हो तो 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब हम सबको बाकी और सारी डिटेल्स पता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज से, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है जो कि नोट करके आप नोट कर लीजिएगा, वो ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये वल्नरेबल हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के अटैक के, यानी ऐसी चीज़ें इस पर अटैक करेंगी जहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये था कुछ हमारा जनरल इंट्रोडक्शंस। अब बारी आती है प्रिपरेशन की। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। तो प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स हमको पढ़ने हैं, 5-6 तरीके होते हैं प्रिपेयर करने के। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो यही है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहला है हम इसको प्रिपेयर करेंगे एल्काइंस, यानी दूसरे से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। कैसे? हम देखिए, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमको हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी एल्काइन ले लेंगे, ये एक एल्काइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऐड होता है पैलेडियम कार्बन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मैंने रिडक्शन कर रहे हैं बेसिकली इसका। ठीक है, यहाँ पे पैलेडाइज चारकोल इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम लोग सल्फर कंपाउंड को डीएक्टिवेट करके भी करते हैं, बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं। तो एल्काइन हाइड्रोजन ऐड करना है, रिडक्शन करना है, सिंपली क्या हो जाएगा, पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में बेसिकली यहाँ जो कार्बन है वो चारकोल के फॉर्म में, तो ये जो होता है हमारे पास डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है।
इसी तरह से हमने पढ़ा था एक छोटी सी चीज़ आइसोमेरिज्म में, सिस ट्रांस आइसोमर। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के अराउंड चीज़ें अलग अलग लगती हैं। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में है, अगर सेम ग्रुप एक साइड हो तो हम इसको बोलते हैं सिस आइसोमर, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें स्पेसिफिक फॉर्म में तो हमको सिस ट्रांस आइसोमर अलग अलग प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक इथाइन ले रहे हैं, एल्काइन ले रहे हैं, जिसमें हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं R डैश करके, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यानी रिडक्शन कर रहे हैं पैलेडाइज चारकोल का इस्तेमाल करके। तो हम नोटिस करेंगे क्या कि RC डबल बॉन्ड R और हाइड्रोजन, ये जो बना है ये हो गया हमारा सिस आइसोमर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिस आइसोमर हो गया सेम एल्कीन का। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, बस हम क्या इस्तेमाल करें, हम जो है सोडियम का इस्तेमाल करें लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। सोडियम का इस्तेमाल करें किसमें, लिक्विड अमोनिया में। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि ट्रांस एल्कीन बन जाता है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इथाइन है, हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन इस्तेमाल किया, बस इस बार कैटलिस्ट अलग ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, लिक्विड अमोनिया में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो आइसोमर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, ये मिल जाता है। ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। तो अगर हम सिंस आइसोमर बनाना चाह रहे हैं तो हम पैलेडाइज चारकोल लेंगे, या फिर अगर हम ट्रांस बनाना चाह रहे हैं तो हम सोडियम लेंगे लिक्विड अमोनिया में। इस रिएक्शन को स्पेसिफिक नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। ये हो जाता है हमारा बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होती है वो होती है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड जिसमें हमने देखा एल्काइन से प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स का मतलब एल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। चाहे हम उसको एल्काइल हैलाइड्स बोल दें कॉमन नेमिंग में, या फिर हम IUPAC नेमिंग में इसको हम हेलो एरीन्स बोल दें। तो हेलो एरीन्स और एल्काइल हैलाइड्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए जनरली जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है और उसमें हीट किया जाता है इनको अल्कोहल के साथ, ठीक। मतलब बेसिकली हम क्या लेंगे, अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो यहाँ पर जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ज़रा ध्यान से समझिएगा सिंपली। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड है, जिसमें इन सब पोजीशन पर हाइड्रोजन मान लेते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हेलोजन X लगा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इस कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन। ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या कहा हमने, हमको क्या लेना है, अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ में हीट करना है, ठीक है। हीट करना है अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस में, NaOH भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या है कि अल्फा से हेलोजन निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है एक एल्कीन, और बाई प्रोडक्ट इसका जो भी हेलोजन लगा हुआ होगा वो HX के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी माइनस हो रहा है और हेलोजन भी माइनस हो रहा है कंपाउंड से जो हम ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का निकल जाना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने अल्फा बीटा मार्क किया है, अल्फा से भी निकल रहा है बीटा से भी, तो ये एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी है जहाँ पर हेलोजन्स और हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहे हैं अल्फा और बीटा पोजीशन से, तो इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने ले लिया, सपोज करिए CH3 CH2I, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयोडोइथेन, ठीक है, आयोडोइथेन। आयोडोइथेन ले लिया हमने, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया, हम इसको कर दिए हीट। हम जब इसको हीट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 353 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर ले जाएंगे तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी एल्कीन में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में, और इसका बाई प्रोडक्ट होगा पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में वाटर वगैरह भी बनता है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक।
देखिए, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकला है ना, इस जगह से, इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ OH बच रहा है, तो वो लास्ट में वाटर भी इसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप चाहे लिखिए ना लिखिए, बात देखिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ गया, एक ऐसा हेलो एल्केन आ गया जिसमें 3 कार्बन से ज़्यादा हों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मोर देन 3 कार्बन है, अगर मोर देन 3 कार्बन है तो एक सिनेरियो अराइज होता है। जैसे मैं 3 कार्बन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया CH3, ठीक है, CH2, 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 Cl, इसको हम बोलते हैं क्लोरोब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है। अब मैं इसका रिडक्शन इसका हम क्या करने जा रहे हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। इसका हम क्या करने जा रहे हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो हम इसके लिए चाहिए हमको अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस और हमको हीट करना है, ठीक है। हमने हीट किया तो अब ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाए किस में? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास KCl बाई प्रोडक्ट और वाटर बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। हुआ क्या? यहाँ से अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकला और बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन निकला। ये तो एकदम सही बात है, लेकिन ऐसा नोटिस किया गया है कि ये प्रोडक्ट माइनर अमाउंट में बनता है। मेजरली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 बनता है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड की अंदर ही अंदर शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ फॉलो होता है सेडजेफ रूल। हम लोग उसको, उनका एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम से ये है रूल, सेडजेफ रूल, ठीक। सेडजेफ रूल क्या कहता है? सेडजेफ रूल ये कहता है कि जब कभी ऐसा हो कि कोई अल्काइल हैलाइड जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में जा रही हो जिसमें 3 कार्बन से ज़्यादा एटम्स हों, 3 कार्बन मतलब मोर देन 3 कार्बन हों, तो वहाँ पर वही एल्कीन बनती है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होती है। जो क्या होती है? हाईली सब्स्टिट्यूटेड। इसको और इसको दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये वाली जो है हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। सिंपल टर्म्स में समझिए तो डबल बॉन्ड कंपाउंड के जितना अंदर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हल्का सा लेस, मतलब ये नहीं करें कि अनस्टेबल होगा, हम बोलेंगे लेस स्टेबल होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल होने की वजह से हमको ये वाला मेजर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, CH3, CH2, CH, CH3। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। ये हो गया हमारा अल्फा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब दोनों में से किस में से निकलने की पॉसिबिलिटी है? तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम दोनों प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। हम दोनों केस में प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमको हीट करना है, दोनों में हीट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको β1 मान लेते हैं, इसको β2। तो यहाँ β1 का प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ β2 का। β1 का अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से अगर हम दूसरे का देखें तो हमको क्या मिलेगा? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। अब दोनों में से कौन स्टेबल है? देखिए हमने क्या बताया, मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए या हाईली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड समझने से बेटर है जितना डबल बॉन्ड अंदर, तो ये वाला लेस स्टेबल हो जाएगा, ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको मेजर कौन मिलेगा? ये वाला मिलेगा, β2 वाला मिलेगा। समझ गए बात को? यही है हमारा सेडजेफ रूल और इस तरह से अल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन्स बनाते हैं। इसी तरह से हमारा तीसरा जो है अल्काइल हैलाइड का ही जैसा है, जिसमें हम विसिनल डाइहैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होती हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स भी अल्काइल हैलाइड की एक टाइप होती हैं जिसमें अल्टरनेट या एडजेसेंट कार्बन पर हमको हैलोजेंस मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास 2 हैलोजेंस रिमूव करने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर अगर मिले तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास आ जाता है CH2, CH2, इधर Br और इधर भी Br, मतलब 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। डाइब्रोमो इथेन है ये। तो अब हम इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करते हैं, जिंक लेते हैं और मीथेनॉल लेते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में और हीट करते हैं। तो यहाँ पर से अल्फा और बीटा पोजीशन से हेलोजन रिमूव हो जाते हैं और बन जाता है हमारा इथीन और बाई प्रोडक्ट बनता है जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग डीहेलोजिनेशन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हेलोजन ही निकल रहा है, इसलिए। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH, CH2,
मान लेते हैं Cl ले लिया, इधर ले लिया Cl, इधर से विसिनल डाइहैलाइड है, इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। ठीक, हमने क्या किया, जिंक से रिएक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में, मिथेनॉल के प्रेजेंस में हीट कर दिया। मिथेनॉल के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। ये हो गया हमारा प्रोपीन। प्रोपीन हमारा बन गया और इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है डिहेलोजिनेशन का, क्योंकि यहाँ से हेलोजन रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से विसिनल डाइहैलाइड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है एल्कीन्स बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है बारी फोर्थ मेथड की, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्कोहल्स का। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर NCERT में इसका मैकेनिज्म भी मेंशन किया है। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से हम बनाते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन करके। ठीक है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन अगर हम करेंगे किसका, एल्कोहल का, तो हमको क्या देखने को मिलता है, एल्कीन्स मिलता है। तो चलिए कैसे करते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो क्लास 10th में भी इस तरह का रिएक्शन आपने पढ़ा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना कि अल्कोहल जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इथेनॉल जो है अगर हम उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं थोड़ा सा, तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक रिएक्शन बुक में था। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखेंगे डिटेल में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्कोहल है, इसमें यहाँ OH है, बाकी कहीं पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, एक वैलेंसी खाली रखते हैं ताकि कि कुछ और भी हम उसको जनरली मतलब बढ़ाना चाहें तो एल्कोहल हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्या करना होगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा, इसके साथ एल्युमिनियम की ऑक्साइड भी लेनी पड़ती है। ठीक है, दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। साथ में हीट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एल्कीन, और वाटर इसका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर एक एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास इथेनॉल है, CH3 CH2 OH। हमने क्या किया, हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, 95% बाई वॉल्यूम कंसनट्रेटेड होना चाहिए, और हम इसको नियर अबाउट 433 केल्विन पर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एसिडिक डिहाइड्रेशन। आइए समझते हैं ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं तब होता है। इसका मैकेनिज्म जो है वो इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में हम चलें तो स्टेप 1 में हमको 2-4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले H2SO4, ये आयोनाइज होता है H+ में और HSO4- में। सबसे पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इथेनॉल है ये जो है H+ से रिएक्शन करता है, यानी प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड का मतलब प्रोटॉन ऐड होना, यानी H+ का ऐड होना। तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब एल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया, नहीं उसमें प्रोटॉन या H+ लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में यही प्रोटोनेटेड एल्कोहल थोड़ा सा स्लोली चेंज होगा। स्लोली का मतलब फिर भी इतना फास्ट होगा कि हम उसको आँख से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ठीक, स्लो प्रोसेस होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3 CH2 में, और वाटर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ बन जाता है कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। हाइड्रोजन जब शिफ्ट होता है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने देखा कुछ इस तरह से, मैं इसको दिखाऊं तो अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर देगा, ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो होता है इस रिएक्शन में अनस्टेबल होता है। तो जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे देगा तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, H+, बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में H+ बन रहा था, वो ये H+ वापस से फर्स्ट स्टेप में यहाँ से निकल के यहाँ चला आता है, फिर से एल्कोहल प्रोटोनेटेड होता है, फिर सेकंड स्टेप में आते हैं, सेकंड से फिर थर्ड में आते हैं, थर्ड से फिर फर्स्ट में। तो इस तरह से एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है। ये मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बुक में एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है, इसलिए ठीक इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि कैसे जो है हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं एल्कोहल का।
इसके बाद हम लोग इसी तरह से सिमिलरली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और भी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं फिफ्थ जो हमारा मेथड आता है वो होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई हमारे पास RCO है जनरल रिप्रेजेंटेशन, सोडियम सॉल्ट होगा तो RCOO Na हो जाएगा इधर प्लस माइनस, पोटेशियम सॉल्ट होगा तो RCOO माइनस ओके प्लस। ठीक है, तो ये ऐसे करके होता है। अब क्या करते हैं हम इसमें, हम करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का मतलब हम ऐसा सॉल्ट लेंगे जो जिसमें डाई कार्बोक्सिलेट हो, ठीक, यानी कि COO कुछ इस तरह का, देखिए इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट दो है, इसको हमने लिया, हाइड्रोलिसिस करनी है, पहले वाटर मिलाएंगे, उसके बाद फिर इसके बाद इसमें हम करंट पास करेंगे यानी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, जब हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सिंपली ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। बाई प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और लास्ट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बचती है। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एक कंटेनर में सिंपली सॉल्ट लेके वाटर में सॉल्यूशन बना के करंट पास किया जाता है। ठीक है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस खाली आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई कंपाउंड लेना है जिसमें डाई हो। डाई क्यों हो, ताकि हम उसमें से रिमूव करें तो बॉन्ड बन सके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर सिर्फ यहाँ पे एक सवाल भी पूछता है कि हम सिंगल वाला क्यों नहीं ले सकते, क्यों हमको डाई कार्बोक्सिलेट वाला लेना पड़ता है, यानी दो वाला, जैसे ये दो है ना, इसको हम लोग डाई कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। क्यों ये लेना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर ये एक लेंगे ना तो फिर यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हमको ये दो लेना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर है CH2COO Na, ठीक है, CH2COO Na। अब यहाँ पर हमको डाई मिल गया, अगेन हम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड कैथोड, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है, एनोड कैथोड डालते हैं, प्लेटिनम का, ग्राफाइट का, किसी भी चीज़ का करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जहाँ पर हमको इथीन मिल जाएगा। बाई प्रोडक्ट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती दिखाई देगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखाई देगी, और जो सोल्यूशन बचेगा उसमें क्या मिल जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इन 5 मेथड से हम लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्कीन्स का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप समझा करें तो कोशिश किया करें कि साथ साथ नोट भी करते चलें, ताकि जो है जब भी आप दोबारा उसको रिवाइज करें ना तो बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।